माँ, ओहो, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, आप खाना खाकर सो जाया करो, मुझे लेट हो जाता है आने में। और मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं खाना तभी खाऊंगी जब तू घर आ जाएगा। तेरे पास अपने मरीजों के लिए तो खूब वक्त है, पर अपनी माँ के लिए तेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है ना। हो तो आप मेरी माँ, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी करती हो आप। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर आपको दवाई भी तो लेनी होगी ना। इतना कहकर कुणाल अपनी माँ संतोषी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुणाल पेशे से एक डॉक्टर था और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करता था। अक्सर वो हॉस्पिटल से घर आने में लेट हो जाता था, लेकिन चाहे कितनी भी देर हो जाए उसकी माँ संतोषी उसके साथ ही खाना खाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ और फिर अचानक ही खाना खाते हुए संतोषी रोने लगी। अरे अरे, क्या हो गया माँ, आप रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूँ, तू ही बता। है, पर अब क्या कर दिया मैंने? तू कुछ नहीं कर रहा, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। तू ही बता, मेरे मरने के बाद तेरे लिए खाने पर इंतजार कौन करेगा? जब मैं नहीं होंगी तब तो 24 घंटे तू बस अस्पताल में मरीज ही देखता रहेगा, मुझे पता है। ओहो, ये खाना खाते खाते क्या अनाप शनाप सोचने लगी माँ? मेरी बात मत काट, मैं सब जानती हूँ। आज तुझे बताना ही होगा, आखिर तू शादी करना क्यों नहीं चाहता? संतोषी की बात सुनकर कुणाल ने खाना छोड़कर अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन फिर अगले दिन, देखो माँ, आज मैं कल से पूरे 1 घंटा जल्दी घर आया हूँ। अब आप खाना लगाओ, मैं बस हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जल्दी आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, बताओ क्या जरूरी बात है? आपकी दवाई वगैरह तो है ना? हाँ हाँ, वो सब है। वो आज सूरज से बात हुई मेरी। सूरज मामा से? अब कैसे है वो? कैसे होगा, बहुत परेशान है मेरा भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, पर उसकी बेटी है ना काव्या, अरे वही जो टीचर है। हाँ हाँ जानता हूँ, काव्या दीदी को। उन्हें क्या हुआ? अरे उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ओह अच्छा। हाँ, मैं तो उससे हमेशा कहती रही कि पढ़ाई लिखाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी, पर नहीं, तेरा मामा तो अपनी बिटिया को टीचर बनाने पर अड़ा रहा। अब देख लेट शादी करने का अंजाम। अरे हर चीज की एक उम्र होती है, इसके बाद ये दिक्कतें तो आएंगी ही ना। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो आप। 1 मिनट, पर ये बात आप मुझसे क्यों कह रही हो वैसे? अरे तुझसे कहाँ कह रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी तुझे। माँ, मैं सब समझता हूँ, आप ये शादी वादी की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों छोड़ू? मेरा मन नहीं करता क्या अपने पोता पोती खिलाने का है? बता मुझे, ऐसे क्या पाप किए हैं मैंने? अरे तेरे बाबा के जाने के बाद तुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और तू है कि अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मानता। देख आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे साफ साफ बता कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहता। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, पर डरता हूँ कि जिस तरह की मेरी जिंदगी है, मैं किसी और को अपने साथ जोड़कर उसे भी दुखी ना कर दूं, जैसे अभी आपको कर देता हूँ। अब आप तो माँ हो, समझ लेती हो मेरी मजबूरियां, लेकिन कोई और थोड़ी समझेगी। और वैसे भी मैं फिलहाल बस अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। क्या फालतू बातें कर रहा है? क्या इस दुनिया में हर डॉक्टर कुंवारा बैठा है क्या? अरे सभी लोग शादी करते हैं, अपना घर बसाते हैं। और कान खोलकर सुन ले तू, अगर अपनी बहू देखे बिना मुझे भगवान के पास जाना पड़ा ना, तो कसम से तुझे भूत बनकर डराऊंगी मैं, समझा? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया माँ। इतना कहकर कुणाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो संतोषी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में ही आ गई। क्या समझ गया? देख, मैं नहीं कहती कि तू मेरी पसंद से ही शादी कर, अगर तुझे कोई पसंद हो तो। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? वो तेरे अस्पताल में जो वो नर्स है, वो बड़ी सुंदर सी, क्या नाम है उसका? अरे जब मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तब जिसने मेरी बड़ी देखभाल की थी। अच्छा, वो, उसका नाम लतिका है। हाँ हाँ वही, कितनी प्यारी लड़की है वो, तू उसी से शादी कर लेना। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया तू? मैं जानती हूँ कि तू उसे पसंद करता है, तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? बता, अरे कुछ तो बोल। माँ, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे, ठीक है ना? कुणाल संतोषी को उसके कमरे में छोड़ आया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी तक सोई हुई थी। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि संतोषी सुबह जल्दी उठकर पहले सारा काम निपटाकर फिर कुणाल को उठाती थी। कुणाल को चिंता हुई, उसने जाकर देखा तो संतोषी बेहोश पड़ी हुई थी और उसका मुंह भी तिरछा हो गया था। ये देखकर कुणाल के हाथ पांव फूल गए। वो फौरन संतोषी को अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर कुणाल, आप भी समझ गए होंगे कि आपकी मदर को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। फिलहाल वो स्टेबल हैं, पर उनकी हालत में इम्प्रूवमेंट कब तक होगी कुछ नहीं कह सकते। आई एम सॉरी, बट आप इनका जितना ख्याल रख पाए उतना अच्छा होगा। यस सर। सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर कुणाल को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई।
वो अपनी माँ के पास गया। संतोषी सब कुछ देख तो पा रही थी मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उसने कुणाल का हाथ पकड़ा। कुणाल समझ गया कि संतोषी उसकी शादी की बात कर रही थी। वो वहां से चला गया और अपने केबिन में जाकर रोने लगा। काफी देर बाद उसके मन में एक विचार आया और उसने फौरन नर्स लतिका को अपने केबिन में बुलाया। जी बताइए सर। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस कुछ घंटों के लिए मेरी पत्नी होने की एक्टिंग कर दो, ताकि मेरी माँ को लगे कि मैंने शादी कर ली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी शादी की उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी। पर सर ये तो गलत होगा ना। आई नो, पर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं इतनी जल्दी उनके लिए बहू कहां से लाऊं? प्लीज मेरी बात मान लो लतिका, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और इस काम के बदले में। नहीं सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आंटी बहुत अच्छी हैं, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कैसे, कब और क्या करना है। फिलहाल मैं माँ को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम बस दुल्हन के गेटअप में मेरे घर पर पहुंच जाओ आज ही। ठीक है सर। कुछ घंटों के बाद लतिका दुल्हन बनकर कुणाल के घर पहुंच गई। लतिका, तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, अब माँ को शक हो गया तो? सॉरी सर, पर मैं ये नहीं कर सकती। सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है। मेरी मांग में उसी के नाम का सिंदूर होगा जो सच में मेरे पति होगा। पर आप फिक्र ना करें, मैं अपना सर साड़ी के पल्लू से ढक लूंगी। अब ठीक है, फिर आ जाओ अंदर। कुणाल लतिका को लेकर संतोषी के कमरे में गया। लतिका और कुणाल दुल्हा दुल्हन के रूप में थे और दोनों के गले में वरमाला थी। अब माँ देखो, मैंने शादी कर ली, आखिरकार बन ही गई आप सास। देखो ना, आ गई आपकी बहू, अब तो खुश हो ना आप? कुणाल की बात सुनकर संतोषी ने आंखों के इशारे से लतिका को अपने पास बुलाया और फिर बड़े प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखा। लेकिन उसके कांपते हाथों की वजह से लतिका का पल्लू उसके सिर से हट गया और तभी संतोषी को लतिका की सूनी मांग दिख गई। संतोषी एक ही पल में सब समझ गई। उसे कुणाल पर बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन कुणाल को अपने पास बुलाया और उसे मंदिर की तरफ इशारा करके वहां से कुछ लाने को कहा। दरअसल वो मंदिर में रखे सिंदूर की बात कर रही थी। कुणाल अपनी माँ की बात समझ गया था। संतोषी की सांसें अब उखड़ने लगी थी। ये देखकर कुणाल फौरन मंदिर से सिंदूर उठाकर ले आया। संतोषी ने कुणाल का हाथ पकड़कर लतिका की मांग में सिंदूर भरवा दिया। लतिका भी इसका विरोध नहीं कर पाई और कुणाल भी कुछ नहीं कह सका। सच तो ये था कि वो दोनों भी दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ये बात जाहिर करने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। अगले पल संतोषी ने लतिका का हाथ थाम लिया और उसका हाथ कुणाल के हाथ में थमा दिया और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। पर आखिरी वक्त में उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जबकि हाथ में हाथ थामे लतिका और कुणाल बस रोए ही जा रहे थे। पापा प्लीज गाड़ी रोकिए जल्दी। अरे पर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, अब आप जाओ, मैं खुद से चली जाऊंगी कॉलेज। पर कॉलेज तो अभी 2 किलोमीटर दूर है, कैसे जाओगी वहां तक? अब वो देखिए, मेरी सहेली कामना आ रही है। वो जो साइकिल पर आ रही है? हाँ पापा, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। पर तुम साइकिल से कैसे? मतलब कुछ नहीं, आप जाओ। जब तक कमलनाथ अपनी बात पूरी करते, लक्षिता गाड़ी से उतरकर कामना के पास चली गई। कमलनाथ को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद कॉलेज में कितना मजा आया ना। क्या खाक मजा आया, तू तो आराम से बैठ गई पीछे। मैं थक गई तुझे यहाँ तक ढोकर लाने में, तो मैं क्या करूँ? अब मुझे तो साइकिल चलानी आती नहीं है, तो तुझे ही ढोना पड़ेगा ना मुझे। लक्षिता और कामना कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों सारा दिन एक साथ ही रहती थी। कामना बहुत सुंदर और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। लक्षिता के पापा कमलनाथ बहुत पैसे वाले आदमी थे, जबकि कामना एक गरीब किसान की बेटी थी। फिर उसी शाम, आजा आजा, मैंने तेरे लिए रोटी बनाकर रखी है। बाबा मैं आ गई। आपने खाना क्यों बनाया? मैंने बोला था ना कि मैं आकर बना दूंगी। अरे तू थकी हारी कॉलेज से आई और फिर रोटी बनाएगी, सो मैंने ही बना ली बेटा। और वैसे भी कुछ दिन बाद तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरी विदाई के बाद तो अपनी रोटी तो मुझे ही बनानी पड़ेगी ना। कामना की माँ नहीं थी, बस उसके साथ उसके बाबा गोविंद सिंह थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। गोविंद सिंह ये तो जानते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन फिर उन्हें दिन रात कामना की चिंता सताती रहती थी। उधर कमलनाथ भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो थोड़े घमंडी भी थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब के साथ रहे या उससे बातें करे। फिर अगली सुबह कार में, पापा बस यहीं रोक दीजिए, कामना आ रही है। कमलनाथ ने गुस्से में गाड़ी रोक दी और लक्षिता को जाने के लिए कहा। लक्षिता भागकर साइकिल के पीछे बैठ गई। कमलनाथ को फिर से ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस बारे में लक्षिता से बात करने का फैसला किया। फिर उसी शाम घर पर, बेटा लक्षिता, यहाँ आओ जरा। वो जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है उसका? कौन? कामना?
हाँ वही, उसके पापा क्या करते हैं? वो एक किसान है। पापा, आपको पता है कामना की मम्मी नहीं है, ऊपर से वो लोग बहुत गरीब भी हैं। पता था मुझे। सुनो, तुम ना उस लड़की से थोड़ा दूर ही रहा करो। हैं? क्या मतलब पापा? बेटी, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि उस लड़की की और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। पर पापा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो तुम्हारी फ्रेंड इसलिए है क्योंकि तुम अमीर हो, समझी? पापा प्लीज, वो ऐसी नहीं है। लक्षिता को अपने पापा की बातें बुरी लगी और वो गुस्से में वहां से चली गई। पापा, लक्षिता कोई बच्ची नहीं है। और वैसे भी पापा, दोस्ती में अमीर और गरीब कौन देखता है? गरीब देखता है कि उसका दोस्त मालदार है कि नहीं। और तुम भी सुन लो, अगर किसी गरीब लड़की से प्यार व्यार किया तो कहीं किसी भूखी गरीब की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना, समझे? अरुण था तो कमलनाथ का बेटा, लेकिन वो भी अपने पापा से बहुत अलग था और कमलनाथ को इसी बात की चिंता रहती थी कि कहीं अरुण किसी गरीब लड़की से शादी न कर ले। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चों की शादी उनसे भी बड़े घर में हो। हालांकि इस सब के बावजूद कमलनाथ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। लक्षिता, मेरी बिटिया नाराज है क्या? और नहीं तो क्या पापा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। पापा ये सही कह रही है। ओहो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे मेरी बात। लगता है तुम्हें उस लड़की की असलियत दिखानी ही पड़ेगी। चलो फिर उस लड़की को टेस्ट कर ही लेते हैं। कमलनाथ ने जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को मना लिया। वो कामना की दोस्ती की परीक्षा लेना चाहते थे। और फिर अगले दिन, सुनना, आज तू मेरे साथ मेरे घर पर चलना। क्यों, क्या हुआ? अब कुछ काम है तुझसे, घर चलकर बताऊंगी। शाम को अरुण कार से लक्षिता और कामना दोनों को घर ले गया। लक्षिता सीधे कामना को अपने कमरे की तरफ ले गई और उससे कहा, तू अंदर बैठ, मैं बस फ्रेश होकर आई। ओके, जल्दी आना। कामना जैसे ही कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि लक्षिता के बिस्तर पर नोटों की 2 गड्डियां पड़ी हुई थी। देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत सारे पैसे हैं। कामना ने फौरन नोटों की गड्डियां हाथ में पकड़ी और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उधर कमलनाथ और अरुण ये सब कुछ कमरे में लगे कैमरे की मदद से देख रहे थे, जो कमलनाथ ने उसी दिन लगवाया था। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब एक जैसे होते हैं। सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया इस लड़की ने। 1 मिनट पापा, जरा रुक तो जाइए। देखो लक्षिता कमरे में आ रही है। ओए, कैसी बेवकूफ लड़की है तू। ये इतने सारे पैसे ऐसे ही बिस्तर पर छोड़ रखे हैं तूने। तेरे पापा और तेरे भाई कितनी मेहनत से दिन रात एक करके पैसे कमाते होंगे, और तू है कि तुझे बिल्कुल पैसों की कदर ही नहीं है। ले, ये पैसे पकड़ और या तो अंकल को दे आ या फिर इसे कहीं संभाल कर रख। लक्षिता को तगड़ी डांट पड़ी थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि भले ही कामना न जानती हो कि वो एक बहुत बड़ी परीक्षा में पास हो चुकी थी, लेकिन लक्षिता ये बात अच्छे से जानती थी। उधर दूसरे कमरे में, उम्मीद है पापा कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपने उसे बहुत गलत समझ लिया। इतना कहकर अरुण वहां से चला गया। कमलनाथ हार चुका था और उनकी बेटी की दोस्ती जीत गई थी। फिर अगली सुबह, पापा सुनिए, आज सेमेस्टर की फीस भरनी है। हाँ, ये लो पैसे। कमलनाथ ने लक्षिता को पैसे दिए, लेकिन इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि कमलनाथ के पास कहने को कुछ था भी नहीं। उधर कामना भी अपने बाबा से पैसे लेकर कॉलेज जा रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और कार सवार खून से लथपथ है। कामना ने जब उस घायल को देखा तो हैरान रह गई। वो अरुण था। कामना ने फौरन एक टैक्सी रोकी और उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर प्लीज जल्दी कीजिए, इन्हें बहुत चोट आई है। इनके सर पर चोट है, हमें इन्हें इमरजेंसी में ले जाना होगा। आप एक काम कीजिए, काउंटर पर 5,000 रुपए जमा करा दीजिए। अरुण ये सब देख और सुन रहा था। उधर डॉक्टर की बात सुनकर कामना सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे मगर वो उसकी फीस के थे, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। कुछ देर बाद कमलनाथ और लक्षिता भी वहां गए। लक्षिता ने आते ही कामना को जोर से गले लगा लिया। अरुण का ऑपरेशन हो चुका था और अब वो खतरे से बाहर था। फिर कुछ दिन बाद, अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी हो? अंकल, मेरी शादी तय हो गई है तो सबसे पहला कार्ड मैं आपको ही देने आई हूँ। अच्छा, लड़का क्या करता है? जी, वो सरकारी क्लर्क है। सही है, सरकारी नौकर है तो राज करोगी। कामना वहां से चली गई, लेकिन कमलनाथ को कुछ अच्छा सा नहीं लगा। फिर जल्दी ही कामना की शादी का दिन आ गया। वर वधू को बुलाइए, फेरों का समय हो रहा है। पंडित के इतना कहते ही दूल्हे ने सेहरा खोलते हुए कहा, रुको, फेरे तो तब होंगे जब मुझे कार मिलेगी। हाँ। अचानक राकेश के मुंह से इतनी बड़ी डिमांड सुनकर वहां मौजूद हर आदमी सन्न रह गया। अब पर कार की तो कोई बात नहीं हुई थी बेटा, तुम्हारे पापा ने तो। शादी मुझे करनी है कि मेरे पापा को? कार आएगी तो ही फेरे होंगे और तभी लड़की विदा होकर मेरे साथ जाएगी, समझ गए? गोविंद सिंह राकेश से मिन्नत करते रहे, लेकिन राकेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था।
तभी गुस्से में उसने गोविंद सिंह को धक्का दे दिया। अबे ओए, सरकारी नौकरी का इतना घमंड, तुझे नहीं पता तो एक कार के लिए क्या ठुकरा रहा है। ओ अंकल हो, औकात में रहो, समझे हैं? लड़की की विदाई तो तभी होगी जब कार आएगी, और तुमको ज्यादा दिक्कत है तो तुम ही ले जाओ ना इसे। तभी कमलनाथ ने किसी को फोन लगाया। हेलो शर्मा जी, हाँ मैं अच्छा हूं। एक काम करिए, अपने शोरूम की सबसे महंगी कार लेकर आइए। एड्रेस भेज रहा हूं आपको, जल्दी कीजिएगा, किसी को अपनी औकात दिखानी है। कुछ ही देर बाद ही नई नवेली चमकती हुई कार मैरिज गार्डन में आ चुकी थी। वहां मौजूद सभी लोगों को कमलनाथ की ताकत का एहसास हो गया था। अरे वाह अंकल हैं, आपने तो कमाल कर दिया अंकल हैं, इतनी बढ़िया कार मंगवा ली आपने तो, हैं? अब तो खुशी खुशी विदा करो अपनी बेटी को मेरे साथ, है? विदाई तो होगी, पर तेरे जैसे घमंडी और लालची के साथ नहीं। अरुण, कहाँ हो? जी पापा। तुझे कामना पसंद है कि नहीं? है, मतलब नहीं। अब हकला क्या रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ है ना। चल फिर बैठ मंडप में, बहू भी हम ले जाएंगे और दहेज भी हम ही देंगे। कमलनाथ की बात सुनकर गोविंद सिंह ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और उधर अरुण और कामना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इसके बाद अपनी विदाई पर कामना रोई जरूर, लेकिन उसकी आंखों में दुख से ज्यादा खुशी झलक रही थी। Thanks for watching.